हम देखने वाले हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जो कि पॉलिटिकल साइंस का है, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान को मैं पिछली क्लासेस में बहुत इन डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं अधिकार के बारे में। अधिकार क्या होते हैं, उनका क्या महत्व है, अधिकारों का घोषणा पत्र हम किसको कहते हैं, और जो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं, आज हम उनकी भी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिकार अधिकार वे सुविधाएं और स्वतंत्रताएं होती हैं जो कानून के द्वारा व्यक्ति के विकास और संरक्षण के लिए मान्यता प्रदान करती हैं और उन्हें सुरक्षा दी जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसी सुविधाएं स्वतंत्रता जो व्यक्ति को दी जाती हैं वह उनके विकास और संरक्षण में सहायक होती हैं। अधिकार को अगर मैं कानून के माध्यम से स्पष्ट करूं तो यह कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। अधिकार भी हमें कानून से मिलते हैं और कानून के द्वारा ही हमें अधिकार दिए जाते हैं। अगर मैं अधिकारों के महत्व की बात करूं तो हमें यह देखने को मिलता है कि जो अधिकार हमें कानून के स्वरूप में मिलते हैं, जैसे स्वतंत्रता की रक्षा। स्वतंत्रता की रक्षा हमें मतलब ये हमारे जीवन से संबंधित है, जो कि हमें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में देखने को मिलता है। अगर मैं सेकंड की बात करूं, समानता सुनिश्चित की जाती है, जैसा कि हम आर्टिकल 14 में देखते हैं कि जो कानून होता है उसके समक्ष सब व्यक्ति एक बराबर होते हैं, जो कि हमें एक अधिकार प्रदान करता है कि हमारे साथ किसी भी तरह की कोई भी असमानता नहीं की जाएगी। उसके बाद में शोषण से सुरक्षा भी हमें अधिकारों के माध्यम से दी जाती है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 17, जिसमें अस्पृश्यता का अंत, जो हमें शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है, तो वह भी एक प्रकार का कानून है जो हमें अधिकार देता है कि हमारे साथ शोषण नहीं होगा। लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में भी अधिकारों का विशेष महत्व होता है और व्यक्ति के विकास में भी यह सहायक होते हैं। व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचनाएं इत्यादि वगैरह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमें मौलिक अधिकार में भी और टीपीएस में भी हमें देखने को मिलता है कि हमें अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इसी तरीके से हम ये समझ पाते हैं कि जो अधिकारों का महत्व है वह हमारे जीवन से, सार्वजनिक विकास से, हमारी स्वतंत्रता, समानता सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं, जो हमें कानून के माध्यम से अधिकार दिए जाते हैं। अधिकारों का घोषणा पत्र की अगर मैं बात करूं तो संविधान द्वारा प्रदान और संरक्षण जितने भी अधिकार होते हैं उनको जब हम एक ऑल ओवर रूप से देखते हैं तो वह अधिकारों का घोषणा पत्र कहलाते हैं। अधिकारों के विरुद्ध कार्य करने से यह हमें रोकते हैं। हमें मतलब जैसे सरकार है वो हमारे लिए कार्य करती है नागरिकों के लिए। यदि सरकार नागरिकों के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन करती है या ऐसे कानून बनाती है जो नागरिकों के लिए ठीक ना हो, तो यह हमें अधिकार देता है संविधान कि हम उसको रोक पाए, वह कोई भी अनुचित कानून ना बना पाए। इसके लिए विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से सरकार पर प्रतिबंध रखे जाते हैं। अगर मैं बात करूं भारत में जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 1928 में मोतीलाल नेहरू की समिति ने इस चीज की मांग उठाई। धीरे धीरे इस चीज को आगे बढ़ाया गया और एक समय ऐसा आया कि इन सारे अधिकारों को सूचीबद्ध कर दिया गया और जिनको मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। संविधान स्वयं सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि संविधान खुद इन्हें संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। संविधान में जो हम जैसे मौलिक अधिकार देखेंगे आगे, तो जो हमारा मौलिक अधिकार 32 होता है, मतलब आर्टिकल 32, उसमें मौलिक अधिकार लागू हो इसके लिए स्वयं के अंदर ही इसमें विशेष प्रावधान है कि जो न्यायालय है उसके माध्यम से वो रिट जारी की जा सकती है, हम याचिकाएं दायर कर सकते हैं अगर हमारे किसी तरीके की मौलिक अधिकार का हनन होता है। मौलिक अधिकार स्वयं भी यह प्रतिबद्ध करते हैं कि वह नागरिकों के लिए कितने जरूरी हैं। अगर हम आगे बात करें, जो मौलिक अधिकार होते हैं वे गारंटी और सुरक्षा स्वयं संविधान के द्वारा प्राप्त करते हैं और हनन को रोकने की शक्ति व उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल 32 में हम जो न्यायपालिका होती है उसको रिट जारी करने के अधिकार होते हैं। यदि किसी का मौलिक अधिकार हनन हुआ है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि न्यायपालिका के साथ साथ भारतीय संविधान में अन्य अंग भी कार्य करते हैं, जैसे विधायिका या कार्यपालिका। यदि इनके द्वारा जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका हनन किया जाता है या
जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो जो न्यायपालिका होती है वो उन्हें नल एंड वॉइड यानी कि अवैध घोषित कर सकती है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि ये जो मौलिक अधिकार हैं यह असीमित हैं और इनके माध्यम से मतलब इन पर कुछ प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। इन मौलिक अधिकारों पर युक्तायुक्त प्रतिबंध सरकार के माध्यम से लगाए जा सकते हैं। यह असीमित और निरंकुश अधिकार नहीं है, सरकार इन पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। अब इन सारी चीजों को हम आगे देखने वाले हैं मौलिक अधिकार में कि औचित्यपूर्ण प्रतिबंध क्या होते हैं या क्यों लगाए जा सकते हैं और ये असीमित क्यों नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स को, जो कि भारतीय संविधान में पार्ट 3 के अंतर्गत दिए हुए होते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे समता का अधिकार। समता का अधिकार, इसके अंतर्गत यह होता है कि कानून जो होता है उसके समक्ष सभी एक समान होते हैं और कानून के समान संरक्षण भी हमें इसी के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। अगर मैंने ये इसलिए इसको तरीके से लिखा है कि आप लोगों को एक बार पढ़ने के बाद इसको दोबारा पढ़ने की कभी जरूरत ना पड़े, आप इस तरीके से इसको समझ सकें। तो इसमें हम अंतर करके पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले अगर हम देखें इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष समानता, और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कानून के समान संरक्षण। अगर हम इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करें तो यह एक नकारात्मक अवधारणा होती है क्योंकि इसमें भेदभाव की मनाही होती है। भेदभाव की मनाही, जो जैसा है मतलब हर व्यक्ति चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, वयस्क हो, किसी भी तरीके का कोई भी व्यक्ति, उनमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हर व्यक्ति कानून की नजर में बराबर है। यह ब्रिटिश कॉमन लॉ से लिया गया है। इसके नजर में हर व्यक्ति बराबर होता है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो। किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं या विशेषाधिकार नहीं दिए जाते, बेशक वह किसी उच्च से उच्च पद का अधिकारी ही क्यों ना हो। कोई सामान्य कानून से ऊपर नहीं होता। यदि ऐसा समझो कि जो कानून हमारे लिए है वही कानून देश के प्रधानमंत्री के लिए भी औचित्यपूर्ण उतने ही हैं। जो कानून आज हम मान रहे हैं वही कानून आज के टाइम में प्रधानमंत्री भी मानते हैं। ठीक है, कोई भी बड़े से बड़े अधिकारी के लिए भी वह कानून समान होते हैं। एक जैसे न्यायालय व एक जैसे नियम, सबके लिए एक ही न्यायालय होता है, बेशक वो किसी अधिकारी के लिए हो या सामान्य नागरिक के लिए, और एक जैसे ही कानून व्यवस्था होती है। अगर हम इसे दूसरी तरफ से देखें कि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, यह एक सकारात्मक अवधारणा होती है क्योंकि यह सहायता अनुमति प्रदान करती है और इसको अमेरिका से लिया गया। अब सहायता अनुमति से क्या तात्पर्य है कि जहां मतलब इसमें सरकार यह प्रयास करती है कि जैसे मान लो एक अमीर है और एक गरीब है, तो सरकार कोशिश करती है कि अमीर को इतना सपोर्ट देने की जरूरत नहीं क्योंकि वह पहले से ही सक्सेसफुल है। गरीब को वह सहायता प्रदान करती है ताकि वह धीरे धीरे ऊपर आ सके। और हम अपने घर का उदाहरण लेते हैं, जैसे घर के सबसे छोटा, मतलब छोटा नहीं, घर में जैसे मान लो 2 बेटे हैं, तो माता पिता यह कोशिश करते हैं कि बड़ा बच्चा सक्सेसफुल हो चुका, ठीक है, और छोटा बच्चा अभी सक्सेसफुल होना बाकी है। तो जो घरों के माता पिता होते हैं वो अपना विशेष जो ध्यान होता है छोटे बेटे की तरफ रखते हैं ताकि वह भी अपनी जिंदगी में पीछे ना रहे। वह उनको मतलब प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, उनकी सहायता करते हैं क्योंकि बड़ा बेटा पहले ही सेटल हो चुका है तो उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर छोटे बेटे के लिए भी सहायता दी जाती है। ठीक है, इसी तरीके से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। यह समान परिस्थिति वाले लोगों को समान व्यवहार के साथ आगे बढ़ाता है। समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाता है, मतलब जैसे अमीर के साथ एक तरीके का कानून चलाया जाता है और गरीब के लिए उस हिसाब से कानून चलाया जाता है। मतलब समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार। अमीर लोगों के साथ क्योंकि उनकी परिस्थितियां अच्छी हैं तो उनके साथ सेम व्यवहार किया जाएगा। एक अमीर है और एक गरीब है तो उन दोनों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। अब ये मान लो कि जो लॉ होते हैं, जब हम कानूनी कार्रवाई करते हैं तो अमीर अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं उनको कानून के द्वारा यह सहायता दी जाती है कि उनके लिए वकील की व्यवस्था भी कानून के द्वारा या संविधान के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह खुद हायर नहीं कर सकते हैं, तो
जो संविधान है वो उनके लिए सुविधा प्रदान करेगा इस तरीके से। ठीक है, अगर परिस्थिति असमान है तो हर परिस्थिति में जो कानून होते हैं वह भी अलग अलग होते हैं। समाज के हर वर्ग की स्थिति जो होती है वो सेम नहीं होती है, इसीलिए इस तरीके को भी अपनाया गया। पिछड़ों व कमजोरों को बराबर लाने के लिए विशेष कानून संविधान या सरकार के द्वारा किए जा सकते हैं, जैसे आरक्षण की व्यवस्था। हर एक जाति को समान स्तर पर लाने के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था को लाया गया। जैसे महिला के लिए विशेष योजनाएं। महिलाओं के लिए विशेष योजना से मतलब ये है कि आप सबको ये पता है कि जितना जो प्रायोरिटी है वो लड़कों को दी जाती है उतनी लड़कियों को नहीं दी जाती है। जितना जो स्वतंत्रता है वो जितनी लड़कों को दी जाती है उतनी लड़कियों को नहीं दी जाती है। अब धीरे धीरे शिक्षा के स्तर में भी लड़कियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और हर सेक्टर में काम कर रही हैं। यह जो सुविधा या कहते हैं एक प्रोग्रेस हमें लड़कियों में देखने को मिली है, यह इसी का परिणाम हम कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें समता के अधिकार में, तो सरकार जो होती है वो मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जितने भी भेदभाव होते हैं उनको निषेध कर दिए है और रोजगार को सभी के लिए समान अवसरों में उपलब्ध कराती है और छुआछूत का अंत, यह हमें समता के अधिकार में देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं इसके युक्तायुक्त प्रतिबंधों की बात करूं तो किसी जो जाति होती है, मतलब जाति ऐसे नहीं कि मतलब किसी स्टेट में, जैसे मान लो 2 स्टेट है, एक स्टेट में पूरी तरीके से वह एकदम मतलब अच्छा इनकम अर्न कर रही है, हर तरीके से प्रॉपर सेट है, लेकिन दूसरे स्टेट में जो पद है वो बहुत ज्यादा खाली हैं और किसी विशेष जाति को किसी मतलब जो आरक्षण है उसकी सुविधा दी जानी है या वह अपने स्टेट में भी सबसे पिछड़ों में आते हैं, तो जो सरकार होती है वह उनको वहां विशेष प्रावधान दे सकती है। जैसे किसी नौकरी में अन्य स्टेट के भी लोग आके नौकरी करने लगते हैं, लेकिन कोई सरकार ऐसे भी कर सकती है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में किसी तरीके की नौकरी निकाली जाती है तो सरकार अपने जो राज्य के नागरिक होते हैं उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी होंगे वो उत्तर प्रदेश के नागरिक ही होंगे। तो इस तरीके से जो युक्तायुक्त प्रतिबंध होते हैं वो सरकारों के माध्यम से लगाए जा सकते हैं। और रोजगार के अवसरों में समानता, किसी भी प्रकार की कोई भी असमानता लोगों के साथ नहीं की जा सकती है। जितनी भी सरकारी या नौकरी होती है वह समान रूप से सभी के लिए निकाली जाती है। अगर हम आगे बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार में हमें क्या ये अधिकार देखने को मिलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यह हमें आर्टिकल 21 में देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता यह है कि हमें दैहिक स्वतंत्रता जो हमारी होती है वो आर्टिकल 21 में देखने को मिलती है। हम अपने विचारों को कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं, मतलब हमें छूट होती है कि हम अपने विचारों को बोल सकते हैं, अपनी अभिव्यक्तियों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम जैसे जीना चाहें वैसे जी सकते हैं। ये सारी जो स्वतंत्रताएं होती हैं वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो सिद्धि के संरक्षण में यह है कि मान लीजिए किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको यह अधिकार होता है कि वह जानकारी प्राप्त करे कि उसको क्यों अधिकार ये जो गिरफ्तार है वो क्यों किया जा रहा है। वह अपने वकील से बात कर सकता है और उसे यह भी अधिकार होता है कि उसे 24 घंटे में जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके सामने पेश किया जाए, जिसके अंतर्गत जो यात्रा का समय होता है वो नहीं लगाया जा सकता है। वह अपने मतलब बचाव के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं कर सकता है। यही अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण होता है। आगे जीवन की रक्षा और देह स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन की रक्षा, देह स्वतंत्रता का अधिकार जो कि हमें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 दोनों में देखने को मिलता है, जो हमें बहुत सारी व्यक्तिगत दैहिक जीवन से संबंधित सारी स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। लेकिन युक्तायुक्त प्रतिबंध के साथ ये नहीं है कि हमें बोलने का अधिकार है या हमें जीवन जीने का अधिकार है तो हम किसी और का जीवन छीन लें या इस तरीके की बोली बोले कि जिससे राष्ट्र की एकता को नुकसान हो। अगर आप ऐसा कुछ बोलते हैं जिससे भारत की राष्ट्रीय एकता को नुकसान होता है तो वहां आप लोगों के लिए ऊपर जो उचित कार्रवाई होती है वो की जा सकती है। उसके बाद में शिक्षा का अधिकार, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि मौलिक अधिकार के साथ साथ हमें टीपीएस में भी ये चीज देखने को मिलती है स्वतंत्रता के अधिकार में कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं, कहाँ से पढ़ना चाहते हैं, कितना पढ़ना चाहते हैं, कितना नहीं पढ़ना चाहते हैं। यह एक व्यक्ति के ऊपर
एक स्वतंत्रता के माध्यम से उसी का खुद का विचार होता है कि वह शिक्षा का अधिकार किस तरीके से प्रयोग करना चाह रहा है। अगर उसका अधिकार, शिक्षा का अधिकार में यह है कि सबसे पहले तो अनिवार्य शिक्षा सभी को प्रदान की जानी चाहिए, और उसके बाद में मतलब ये माता पिता का जैसे डीपीएस में वह होता है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा हो। मौलिक अधिकार में फिर 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा है। इसी तरीके से शिक्षा का अधिकार जो कि हमें एक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है। अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के लिए भी अधिकार, इसमें अगर हम इसको इन डिटेल समझें तो किसी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिल सकती है, और जिस टाइम जो अपराध किया गया है उसी समय के कानून के अनुसार उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। ये नहीं है कि मान लीजिए मतलब कोई छोटा ही कोई भी अपराध किया है ऐसे मानो, और आज के टाइम पे उसके लिए सिर्फ केवल 1 साल की सजा है, और उसके बाद में 2 साल बाद उस केस की सुनवाई होती है, लेकिन उस टाइम तक जो कानून है वह 2 साल की सजा का हो गया है कि इस अपराध के लिए 2 साल की सजा और कुछ जुर्माना लग सकता है मतलब लगेगा। तो जो 2 साल बाद की जो व्यवस्था है वो 2 साल पहले के अपराध पर नहीं लागू होगी। जो अपराध है उसको उसी समय के कानून के अनुसार उसका प्रावधान किया जाएगा, उसी अनुसार उसे सजा प्रदान की जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आगे देखें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें देखने को मिलता है। मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक, यह हमें शोषण के विरुद्ध अधिकारों में देखने को मिलता है। मानव का दुर्व्यापार यानी कि किसी को जबरदस्ती मतलब किसी मानव देह का व्यापार करना, व्यापार से मतलब इलीगल जो ह्यूमन ट्रेडिंग होती है उसको रोकना, और बंधुआ मजदूरी पर रोक, जैसे होता था ना पिछले के जबरदस्ती काम करवाना या ओवर टाइम करवाना लेकिन उसके लिए पैसे ना देना, ये सारी चीजों को शोषण के अधिकार में डाला गया। इस एक तरीके से ये मानव का शोषण ही होता है कि उससे लगातार काम कराया जा रहा है जबरदस्ती, उसको किसी तरीके की पेमेंट नहीं है, उसे किसी तरीके की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। आगे जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक, ऐसे बच्चों मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसे किसी भी जगह काम करने से रोका जा सकता है या कानून के द्वारा रोका जाता है कि जो खतरनाक ऐसे कारखाने होते हैं जहां बच्चों को हानि हो सकती है, जो खाने होती हैं वहां बच्चों को काम करने से रोका जाना चाहिए। और ये सुविधा हमें मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं कि बच्चों को किसी भी जोखिम भरे काम में इन्वॉल्व ना किया जाए। ठीक है, उसके बाद अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखें तो इसमें होता है आस्था और प्रार्थना की आजादी। हम जिस भगवान को मानना चाहते हैं, जिस भगवान की पूजा करना चाहते हैं, यह उस व्यक्ति का पर्सनल डिसीजन होता है। हम किसी को जोर जबरदस्ती मतलब अगर कोई हिंदू है तो हम ये नहीं बोल सकते कि आप मुसलमान वाली पूजा करो, जैसे मुसलमानों का विधि विधान होता है। वह अगर मतलब कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू धर्म को मानता है तो वह अगर सबको मानता है, सबको मान सकता है, वो किसी भगवान को नहीं मानता है तो भी नहीं मान सकता। मतलब यह है उसे मानना है किसी भगवान को तो मानेगा, नहीं मानना तो बिल्कुल नहीं मानेगा। यह उसके खुद व्यक्तिगत डिसीजन पर निर्भर करता है। यह उसकी एक आजादी होती है जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन, लोग आपस में संगठन बनाकर धार्मिक मामलों का प्रबंधन स्वयं कर सकते हैं। किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, कोई भी जैसे जो धर्म से संबंधित जो मामले होते हैं, मामलों से मतलब ये है कि छोटे छोटे टैक्स जो मंदिरों को दिए जाते हैं या जो कर अदायगी कुछ विशेष धर्म के लिए करते हैं, जैसे मान लो टैक्स मान लो, आप चंदा मान लो, ये सारी चीज जो होती हैं यह अपने धर्म के लिए इकट्ठा कर सकते हैं आप। जैसे जो बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं वो टेम्पलों को अपना डोनेशन देते हैं, वो सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता होती है। जैसे मान लीजिए जो मुस्लिम कॉलेज होते हैं बच्चों के, उनमें केवल यह जरूरी नहीं कि वह हिंदू वाले भी शिक्षा प्रदान करें, वह मुसलमान कॉलेज में मुसलमानों से संबंधित शिक्षाएं दे सकते हैं, अपने विधि विधान को समझा सकते हैं, सारी चीजों को वह जो जिस तरीके की शिक्षा उन्हें देना चाहे वैसे दे सकते हैं। हिंदू कॉलेज में जिस तरीके की शिक्षा वे प्रदान करना चाहे वह कर सकते हैं। यह जो संस्थान के
धार्मिक शिक्षा या उपासना से जो संबंधित होती है उसकी स्वतंत्रता उन्हें होती है। अगर हम आगे देखें, संस्कृति व शैक्षिक अधिकार। अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति का संरक्षण का अधिकार होता है। जो अल्पसंख्यक होते हैं उन्हें अपनी भाषा को संरक्षित करने के लिए और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उन्हें एक विशेष अधिकार प्रदान किया जाता है, ताकि जो भी उनकी संस्कृति है वह विलुप्त ना हो जाए, उनकी जो भाषा है वो धीरे धीरे समाप्त ना हो जाए, जिससे वह एक और पीछे की तरफ चले जाएंगे, मतलब और पिछड़ेपन में आ जाएंगे जो अल्पसंख्यक होते हैं। तो इसलिए उनके लिए प्रावधान किए गए हैं कि वे अपनी भाषा और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होता है। जो अल्पसंख्यक होते हैं वे अपने समुदायों के लिए एक अलग से अल्पसंख्यक समुदाय या संस्थानों का जो स्थापना है उसको कर सकते हैं। यह उनका मौलिक अधिकार है। इसके बाद में आता है सबसे बड़ा मौलिक अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार में मिलता है। यानी कि ये ऐसा मौलिक अधिकार है जो खुद को, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए खुद एक प्रेरणा के रूप में, या नहीं, इसको प्रेरणा के रूप में नहीं कह सकते हैं, उसको एक कार्यरत विधि कह सकते हैं। ये एक ऐसा अधिकार है जो स्वयं मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए कार्यरत रहता है। इसके अंतर्गत अगर किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है तो जो सामान्य जन होते हैं वह न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहां याचिका दायर कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वह उस कानून के ऊपर रिट जारी कर सकता है, उसको नल एंड वॉइड यानी कि अवैध घोषित कर सकता है, उस कानून को खारिज कर सकता है। उसके बाद में अगर मैं देखूं न्यायालय द्वारा किस प्रकार की रिटों को जारी किया जा सकता है, तो जो न्यायालय होते हैं वो सामान्यतः 5 तरीके की जो रिट होती है उनको जारी करते हैं। सेशन को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए इन रिटों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।